जय हिंद दोस्तों। आज 15 अगस्त है और आज का दिन हमारे लिए, हम सब देशवासियों के लिए आज़ादी का पर्व है। तो आप सभी को मेरे तरफ से, केलो आईएएस एकेडमी के तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग आज आज़ादी के पर्व को अच्छे से मनाइए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि आज के दिन हम लोग कहीं ना कहीं एक स्वतंत्र रूप से अपने ही देश में स्वतंत्रता प्राप्त किए। ठीक है, तो ये सब चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाता हूँ। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। थोड़ा बहुत हम लोग को पढ़ना भी ज़रूरी है। उसके बाद से हम लोग फिर अपना आज आज़ादी का पर्व जो है उसको सेलिब्रेट करेंगे। चलिए देखते हैं आज क्या क्या पढ़ना है, फटाफट पढ़ेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। तो आज के डेट में हम लोगों को देखिए, यहाँ पे जैसे हम लोग डेली मैप प्रैक्टिस करते हैं उसी तरीके से हम लोग मैप प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद से हम लोग देखेंगे यहाँ पे तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए प्रश्न भी दूंगा यहाँ से। उसके बाद से संत रविदास, फिर एमआरआई स्कैनर में हीलियम, हवाना सिंड्रोम, मॉनिटर छिपकली, कोमोडो ड्रैगन, डाइक्रोसॉरिस डायनासोर। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सभी, क्योंकि आप लोगों को मैं प्रीवियस एग्जाम भी आपको मैं बताया था, जो उसका प्रश्न है प्रीवियस एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी मैं बताया था कि किस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऐसे ऐसे जितने भी इस तरीके के जो एक टॉपिक्स हैं, जो एक इस तरीके के वर्ड्स हैं, इन सभी चीज़ों पे ज़्यादा प्रश्न बनता है। ठीक है, तो आप लोग इसको सबको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखेंगे, नोट्स बना लेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग थोड़ा फटाफट आगे बढ़ते हैं और पढ़ के कंप्लीट करते हैं। आज कम से कम थोड़ा इंजॉयमेंट करने में जो है, आज का जो खुशी है उसको सेलिब्रेट करने में थोड़ा अच्छा लगे। और अच्छा तभी लगेगा, हम जैसे लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, अच्छा तभी लगेगा जब थोड़ा बहुत हम लोग एक अपना काम कर लिए रहें। ठीक है, तो चलिए मैप देखते हैं और आज के मैप में हम लोग देखेंगे कि जो संघाई सहयोग संगठन है उसमें कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए, आप इस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है तो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन से देश है। तो संघाई सहयोग संगठन के अंतर्गत यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रसिया। ठीक है, रसिया के बाद से आप फिर देखेंगे, मतलब ये मान के चलिए कि उत्तरी क्षेत्र है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम लोग चलते हैं, या फिर हम लोग इधर से चलेंगे, अपने इंडिया से चलेंगे, अपने प्यारे भारत से चलेंगे पहले। तो हमारा भारत, ठीक है, इसमें जुड़ा हुआ है। फिर आप देखेंगे कि इसमें पाकिस्तान जुड़ा हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान जुड़ा हुआ है। उसके बाद से फिर आप इधर देखेंगे कि चाइना जुड़ा हुआ है। चाइना के बाद से यहाँ पे आप देखेंगे कि ताजिकिस्तान जुड़ा हुआ है, फिर किर्गिस्तान, और फिर उज्बेकिस्तान, और फिर कजाकिस्तान। ठीक है, तो ये जितने लोग तान तान है, ये 4 तान लोग जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा इस तरीके से ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद से हमारे जो 2 पड़ोसी देश जो हैं, जो कट्टर पड़ोसी देश हैं, ये लोग भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से याद रख लिए। और एक हमारा मित्र जुड़ा हुआ है, रूस। ठीक है, तो रसिया के साथ हमारा कुछ अच्छा जो एक मित्रता है उसको भी आप लोग जान रहे हैं। तो मैं इसके बारे में संबंध पढ़ाया हुआ था, तो इस तरीके से जो है हम लोग इसको अच्छे से याद भी कर लिए। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे तो हम लोग थोड़ा सा ज्यादा, मतलब समय तक याद रहेगा। चलिए अब हम लोग टॉपिक्स की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो तटीय और जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 है, ये अभी पारित हो गया है। ठीक है, तो अब हम लोग को इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, और वैसे भी ये एक तरीके से हमारे जलीय कृषि से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, इन्वायरमेंट से संबंधित है। तो ये सब चीजें जो है हम लोगों के लिए यूपीएससी का आप देखेंगे कि ये इन सभी चीजों पे ज्यादा फोकस रहता है। तो ये जो संशोधन है ये किस में किया गया, ये संशोधन है, इसका मतलब पहले कहीं ना कहीं एक अधिनियम अलग से बना हुआ था। ठीक है, उसी में संशोधन किया गया है। तो ये किया गया है तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम 2005। ठीक है, तो इसी में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि 2005 में क्या क्या बातें थी। नॉर्मल छोटे छोटे पॉइंट, ज्यादा कुछ इसमें वैसा कुछ है भी नहीं। तो देखिए जैसे कि तटीय जल कृषि। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, तट
अथवा मुहाने पर समुद्री अथवा खाड़े जलीय वातावरण में मछली, शंख, जलीय पादपों जैसे जलीय जीवों की एक खेती है। ठीक है, तो इससे संबंधित है तटीय जल कृषि। ठीक है, अब ये जो है अधिनियम, इसका क्या उद्देश्य है, तो तट के करीब जितने भी समुद्री भोजन की खेती में शामिल प्रक्रियाओं की देखरेख और विनियमन के लिए तटीय जल कृषि प्राधिकरण नामक एक विशेष संगठन की स्थापना करना है। सबसे पहला तो इसमें एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट बस इतना ही, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट बस ये है कि इसमें एक सरकार को मुख्य रूप से जो यहाँ पे ये जो अधिनियम है ये मानता है कि जो सरकार है वही जो है धारणीय तटीय जल कृषि की प्रथा सुनिश्चित करने के लिए मतलब आवश्यक कार्यवाही करेगी इसमें। ठीक है, तो ये जो अधिनियम है, ये दो बातें बस इसमें ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से अधिनियम जो है वो कहती है। नया जो अभी हम लोग अभी विधेयक जो देख रहे हैं, देखेंगे अभी, उसमें आप देखेंगे कि जो कमियां इसमें हैं बस वही चीजें इसमें लिख देंगे आप। मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं अभी बताता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग अब देखते हैं, तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023। तो इसमें अब क्या क्या बातें हैं। ठीक है, तो तटीय जल कृषि का विस्तार कैसे, तो यह संशोधन विधेयक अधिनियम के दायरे में तटीय जल कृषि की सभी गतिविधियों को व्यापक रूप से कवर करने के लिए व्यापक आधार वाली तटीय जल कृषि का प्रावधान करता है और तटीय जल कृषि के अन्य कार्य क्षेत्रों के बीच मूल अधिनियम में मौजूदा अस्पष्टता को दूर करता है। उभरती जल कृषि प्रथाओं का समावेशन, इसमें क्या है, तो इस संशोधन के तहत झींगा पालन के साथ ही पर्यावरण अनुकूल तटीय जल कृषि के नए रूपों जैसे कि यहाँ पे केज कल्चर, सी वीड कल्चर और बाईवॉल कल्चर, मरीन ऑर्गेनामेंटल फिश कल्चर आदि। ठीक है, तो ये केज कल्चर, केज कल्चर और सीवीड, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा नॉर्मली। ठीक है, या फिर याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए। तो इसमें क्या है, तो अब इससे हम लोग क्या समझ में आए कि जो 2005 का जो अधिनियम है, उस अधिनियम में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमियां थी, थोड़ा संकीर्ण था। इसमें व्यापक तरीके से रखा गया। आपको झींगा पालन को मैं बहुत अच्छे से बताया था कि ये झींगा पालन जो है, ये एक जो ये झींगे का जो व्यापार है, समुद्री जलीय जितने भी खाद्य पदार्थ है समुद्री, उन सभी में सबसे ज्यादा जो है झींगे का हम लोग जो है निर्यात करते हैं। ठीक है, तो इसलिए झींगा पालन को अभी इसमें एक अलग तरीके से यहाँ पे स्थान दिया गया है व्यापक रूप से। प्लस ये अलग अलग जो यहाँ पे केज कल्चर देख रहे हैं, सी वीड कल्चर देख रहे हैं, ठीक है, बाईवॉल कल्चर और मरीन ऑर्गेनामेंटल फिश कल्चर, ये सब चीजें इसमें ऐड की जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद से संशोधन में और क्या क्या बातें की गई हैं, इन गतिविधियों में भारी राजस्व उत्पन्न करने और तटीय मछुआरों समुदाय, विशेष रूप से मछुआरा महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार अवसर पैदा करने की भी इसमें क्षमता है। नो डेवलपमेंट जोन, इससे हम लोग ये समझ में आ रहा है कि जो एक ऐसा जोन निर्धारित किया गया है जिसमें कि किसी प्रकार का डेवलपमेंट एरिया नहीं रहेगा, डेवलपमेंट वगैरह नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो तटीय क्षेत्र में इस तरीके से किया गया, तो उसके अंतर्गत भी जो है ठीक है, अच्छा, एक बहुत बेहतर चीज है जो कि 2005 में नहीं था। ठीक है, 2005 में नहीं था, तो वो जो है अभी इसमें ऐड किया गया। जैसे कि क्या है कि नो डेवलपमेंट जोन। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई कार्य नहीं किया जाएगा। तो एक बहुत अच्छा, एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे समझिएगा कि जैसे कि मान के चले कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा, तो हम लोग कुछ उस जगह पर कुछ ऐसा चीज करें जिससे कि हमारे खाद्यान्न पदार्थ, जो जलीय खाद्यान्न पदार्थ है, उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि हो, उसका कुछ ना कुछ उस तरीके का यूज कर ले जो वहां पे किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या बोला जा रहा है कि ये जो नो डेवलपमेंट जोन है के भीतर जो जल कृषि इकाइयों की सुविधा प्रदान करना, तो इस प्रकार का सुविधा इसमें प्रदान किया जाएगा इस अधिनियम के माध्यम से। हेचरी, ठीक है, और ये ब्रूड स्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर, ठीक है, जैसे कि मतलब इन सब जैसे कुछ प्रतिष्ठानों का वहां पे अब मतलब वहां पे लगाना चाहिए, इस तरीके का कार्य वहां पे करना चाहिए। ठीक है, हाई टाइड लाइन से 200 मीटर के भीतर इन सभी चीजों को संचालित करने का भी इसमें कार्य किया जा रहा है।
ठीक है। तो ये सब हेचरी क्या होता है, जैसे नॉर्मली देखिए इसमें बहुत स्पष्ट मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे वर्ड है जिनको आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये लगभग उस तरीके से जैसे आप देखे होंगे कि जो अंडे वगैरह से जिस तरीके से चूजे वगैरह जो आप उसमें देखे होंगे, मुर्गी पालन में भी आप देखे होंगे, तो हैचरी होता है जिसमें अंडे को एक तरीके से वहाँ मतलब उसमें से जो है उसका अंडे को उसको एक मशीन होता है, ठीक है, तो मशीनी प्रक्रिया के द्वारा जो है उसका उत्पादन वहां से उसका उत्पादन किया जाता है अंडे से। ठीक है, तो उस तरीके का हैचरी, ठीक है, प्रजनन केंद्र जैसा कुछ होता है। ठीक है, तो और यहाँ पे ये सब जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना, मल्टीप्लिकेशन सेंटर यहाँ पे लगाने की भी बात की जा रही है। ठीक है, तो ये सब कहीं ना कहीं उत्पादन क्षेत्र में और ज्यादा वृद्धि करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, मैं अच्छे से इसको नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज को क्लियरली नहीं देखा हूँ। ठीक है, वो आप लोग देख लेंगे। आगे देखिए, उसके बाद से संशोधन का जो उद्देश्य है यहाँ पे 2005 के मूल अधिनियम की धारा 13(8) की व्याख्या द्वारा उत्पन्न पूर्व की अस्पष्टताओं को हल करना है, जिसमें तटीय जलीय कृषि में CRZ प्रतिबंधों से बाहर रखा गया था। तो आप CR जो Z है वो भी एक ऐसा जोन है जिसमें एक प्रतिबंध लगा करके रखा गया, जैसे यहाँ पे एक नो डेवलपमेंट जोन है, उसी तरीके से अलग अलग जोन इसमें भी निर्धारित किया गया था। उसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक थोड़ा सा जो 2005 में जो इस पे प्रतिबंध लगाया गया था, अब जो है इसमें वो प्रतिबंध को भी कहीं ना कहीं हटाया गया है और जो सुविधा हो उस तरीके से जो उसमें कार्य करने की बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद से देखिए आगे, मूल अधिनियम में पंजीकरण के बिना तटीय जल कृषि करने पर 3 वर्ष तक की यहाँ पे कैद का प्रावधान पहले था। ठीक है, मूल अधिनियम में 2005 में, तो अब ये भी एक पॉइंट 2005 में जुड़ गया। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि जो चीजें हम लोग को यहाँ पे मिलेंगी उसको आप 2005 में ऐड कर लेना और जो इसमें प्रावधान जो सुधार किए गए उसको आप इसमें जोड़ लेना। ठीक है ना, और जो जो चीज इसमें किए जा रहे हैं वो चीज उसमें नहीं थे तभी इसमें किया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा कि जैसे इसमें क्या है कि 3 साल तक का इस तरीके का कैद वगैरह टाइप का बात है, लेकिन अब ये जो अधिनियम है 2023 का, इसमें इस तरीके से कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस तरीके से नहीं करेंगे, उसको थोड़ा सा जो है एक व्यवहारिक तरीके से जुर्माना लगा करके हम लोग उसी को उस अनुकूल उसके अनुकूल जुर्माना के अनुकूल बनाएंगे। मतलब थोड़ा क्या ये कठिन तरीके का हो जाता है। एक मान के चलिए अगर कोई कृषक है जो कि मतलब जलीय कृषि अगर कर रहा है तो वो भी एक अलग से वो भी कृषि के अंतर्गत है, तो वो कृषक है उसको अगर 3 साल का अगर इस तरीके से अगर उसको सजा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे गलत ही है ना। बहुत सारी आजीविकाएं जो है वो प्रभावित होंगी। और देखिए अपवाद लोगों को छोड़ सकते हैं हम लोग कि इस तरीके से जो अवैध रूप से अगर कोई कुछ इस तरीके से करता है इकोनॉमिक मतलब सोच करके, तो उन लोगों को हम लोग छोड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अवैध रूप से ज्यादातर उन्हीं लोग करेंगे, फिर भी हम लोग वो लोग को छोड़ रहे हैं। अगर कृषक के रूप में हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं उनको 3 साल का इस तरीके से जो है कैद नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको कोई जुर्माना लगाएं, ये भी हम लोग को कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत चीजों को कंट्रोल करने में मदद करता है। फिर आगे यहाँ पे है संचलनात्मक लचीलापन। इसमें क्या है कि संशोधन स्वामित्व या गतिविधियों के आकार में परिवर्तन के मामले में पंजीकरण प्रमाण पत्रों को संशोधित करने के प्रावधान प्रस्तुत करते हैं। वे प्रशासनिक लचीलेपन वृद्धि करते हुए तटीय जलीय प्राधिकरण के नवीकरण आवेदनों में देरी के लिए चक्रवृद्धि लागत वसूलने का भी अधिकार देते हैं। तो ये सब चीजों का कुल मतलब बस इतना ही है कि अगर किसी भी तरीके से हम लोग अगर कोई भी कृषक है अगर वो किसी चीज के लिए अभी अपना एक स्वामित्व अधिकार या फिर एक पंजीकरण करवाना चाहता है, तो इस चीज में भी उसके अगर वो चीज सही है, सही तरीके से कर रहा है ना, तो उसको कहीं ना कहीं उसमें देरी नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें। अदरवाइज उनके लिए भी अलग से एक जुर्माने के रूप में हम लोग उसको मान सकते हैं। तो थोड़ा सा उनके कार्य को एक व्यवस्थित करने का भी यहाँ पे कार्य इसमें जो है सुधार किया जा रहा है 2023 के इस विधेयक में। ठीक है, उसके बाद से आगे देखिए यहाँ पे
उत्सर्जन एवं अपशिष्टों के लिए मानक। मतलब यहाँ पे संशोधन तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण को जलीय कृषि इकाइयों के उत्सर्जन अथवा अपशिष्टों के लिए मानक स्थापित करने का भी ये अधिकार देता है, जिससे मालिकों को इन मानकों का पालन करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। तो ये भी काफी अच्छा चीज है कि वो लोग एक मानक रहेगा कि भाई इतना आप एक तरीके से कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंट को भी देख करके इस विधेयक में प्रावधान किया जा रहा है। किसी भी तरीके का अगर अधिक पॉल्यूशन बढ़ा तो उसको किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, उत्सर्जन अपशिष्ट जो चीजें हैं उनको कैसे यहाँ पे मैनेज करना है, तो इन सभी चीजों के लिए भी यहाँ पे प्रावधान किया जा रहा है। ठीक है, आप देखिए ये प्रदूषक भुगतान सिद्धांत भी इसमें लागू किया गया है। यानी कि ये संशोधन जो है ये प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, ये इस तरीके का वर्ड से प्रश्न बनता है तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित जैसे पूछ सकता है कि प्रदूषक भुगतान सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन सा एक, जैसे होता है ना कि जो प्रमुख व्याख्या करता है इसमें से। ठीक है, तो इस तरीके की चीज में भी बन सकता है, नॉर्मली भी बन सकता है प्रश्न ऐसे में। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है आप देख रहे हैं खुद एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें आपको लोगों को लग रहा है ये कि प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, मतलब इससे हम लोग को ये भी समझ में आ रहा है अगर नॉर्मली देखें तो अगर हम लोगों ने कहीं भी किसी भी तरीके से हम लोग अगर प्रदूषण कर रहे हैं, वहां पे कार्य कर रहे हैं, अगर उससे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को क्षति पहुंच रही है, प्रॉब्लम अगर वहां पे पर्यावरण को देख करके वहां पे हानि हो रहा है, पर्यावरण की हानि हो रही है, तो उसके लिए भी यहाँ पे भुगतान करेंगे लोग, और फिर उसी भुगतान से जो है हम लोग उसको सही करेंगे, पर्यावरण को व्यवस्थित करेंगे, बेहतर करने के लिए उसमें कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये प्रदूषण भुगतान सिद्धांत को बनाए रखता है, जिसके अंतर्गत जलीय कृषि इकाई मालिकों को प्राधिकरण के द्वारा मूल्यांकन किए गए किसी भी पर्यावरण संबंधी हानि या विध्वंस की लागत वहन करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो समझ में आ गया ये क्या बातें हैं इसमें। तो ये सिद्धांत जो है इसमें अप्लाई किया जा रहा है विधेयक 2023 में। और फिर ये सिद्धांत जो है 2005 में नहीं था, ऐसे भी ध्यान रखिएगा ना, मैं बार बार आपको हिंट कर रहा हूँ। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में निषेध, अब यहाँ पे संशोधन जो है ये पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में या फिर जैसे कि महत्वपूर्ण भू आकृतिक विज्ञान विशेषताओं वाले क्षेत्रों में तटीय जलीय गतिविधियों पर रोक लगाते हैं, जिससे कमजोर पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा यहाँ पे बढ़ जाती है। तो इससे भी हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये जो विधेयक है कहीं ना कहीं पर्यावरण अनुकूल है, पर्यावरण को देखते हुए ये विधेयक को लेकर के आया जा रहा है, और इसमें जो संशोधन है वो भी काफी अच्छा संशोधन ये सब चीजें की गई है ना। अब जहाँ पे अब जैसे मान के चलिए कोई भी क्रिटिकल जोन है जहाँ पे पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज्यादा वो एक संवेदनशील क्षेत्र है, तो उस जगह पे अगर हम लोग कृषि वगैरह करें यानी कि मानव हस्तक्षेप वहां पे ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं और उसको हानि पहुंचेगा, तो उस चीज पे रोक भी यहाँ पे लगाया जा रहा है इस विधेयक के अंतर्गत। ठीक है, काफी क्लियर बातें मैं आपको बोला हूँ, लेकिन मैं समझाने के पॉइंट से बोला हूँ, आप उसको समझ गए। अब अपने 4-5 पॉइंट अपना एक तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उतना काम करना पड़ेगा, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं आप, थोड़ा सा इस चीज को मैं बार बार आपको हिंट करता हूँ। ठीक है, तो ये जरूरी है, इतनी चीजें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, और अच्छे से समझिए सभी को, क्योंकि आपको अभी आंसर भी लिखना है इसका। अब यहाँ पे एंटीबायोटिक मुक्त जलीय कृषि, यानी कि एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं औषधि रूप से जो सक्रिय पदार्थों के उपयोग पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाकर संशोधन जो है जलीय ये पारिस्थितिकी प्रणालियों के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य को भी यहाँ पे प्राथमिकता देता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक तरीके से जो है इस तरीके की जो भी दवाएं वगैरह है जो कि कहीं ना कहीं जो है जो तटीय क्षेत्र में अब जितने भी यहाँ पे हम लोग जलीय कृषि कर रहे हैं उसको एक नेगेटिव इफेक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग उसको रोक लगा देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो इस तरीके का जलीय कृषि है वो भी प्रभावित नहीं हुआ, पारिस्थितिकी तंत्र में भी कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और इससे एक जागरूकता के रूप में भी एक बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से भारत में तटीय जल कृषि की स्थिति क्या है, तो भारत के तटीय यहाँ पे रेखा लगभग यहाँ पे 7,517 किलोमीटर लंबी है,
और इसमें तटीय जल कृषि के विकास की व्यापक संभावनाएं भी है। भारत के प्रमुख तटीय जल कृषि जीवों की यहाँ पे प्रजातियां क्या कौन कौन सी, तो ये झींगा, मछली, केकड़ा, सीप, ठीक है, और ये मसल्स, सीवीड और मोती। तो इस तरीके की चीजें हैं जिनका हम लोग यहाँ पे जलीय कृषि के अंतर्गत रखते हैं, और इन सभी को जलीय कृषि के अंतर्गत इन सभी का उत्पादन करते हैं। पिछले 9 वर्षों में भारत में झींगा उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है, और विशेष रूप से इन निर्यातों को यहाँ पे एक बड़ा हिस्सा जो है वो झींगे का है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु जैसे प्रमुख तटीय राज्यों ने तटीय जल कृषि झींगा उत्पादन और उसके बाद से मतलब उसके बाद के निर्यात को भी एक बढ़ावा मिला है। इन जो राज्य हैं इन सभी लोग मिल करके मतलब एक निर्यात को ये लोगों ने बढ़ावा दिया है, ठीक है। तो ये लोग, इनका प्रमुख भूमिका था इन राज्यों का, इसको ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो जो सुधार हैं वो आपको क्लियर हो गया, सब अच्छे समझ में आ गया, जो जो सुधार एक होना चाहिए जो विधेयक में 2023 में, ठीक है। तो उन सभी चीजों को मैं क्लियरली आपको समझा दिया हूँ, बता दिया हूँ। बस मेन चीज इतना ही है अलग से। और इसमें देखिए, मैं एक बार इससे पहले भी इन सभी चीज़ों को पढ़ाया हूँ। नॉर्मली जो है इन्वायरमेंट को क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें आप लोग थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, और इसके काफ़ी अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं, उसी को ध्यान रखना है। देखिए, किसी भी चीज़ टॉपिक का एक प्रकृति भी होता है ना। अगर किसी चीज़ में विवाद, अगर कोई संशोधन विधेयक है जिसमें कि विवाद है, मैं काफ़ी अच्छे से एक विवादित इससे पहले जो विधेयक था तो उसमें विवादित कुछ बातें थी, तो मैं उस हिसाब से उसको समझाया था। तो वो जो टॉपिक है उस टॉपिक के अनुसार टॉपिक खुद बोलता है कि मेरे किस किस पॉइंट्स को अच्छे से आपको पढ़ना है, तो मैं उसी हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इतना आपके लिए सफिशियंट है प्री मेंस के लिए, बस आपको उतने को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। एक नॉर्मली इस तरीके से प्रश्न बनता है, बहुत बार मैं आपसे पूछ चुका हूँ, क्योंकि अब देखिए इस तरीके से जुड़ा हुआ है, लगातार वही टॉपिक आ रहा है, तो उसी से संबंधित प्रश्न यहाँ पे आ जाता है। अब जैसे ये 2015 में पूछा गया था कि भारत के ये निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है, ठीक है। तो मैं इससे पहले ही बताया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। मेंस में एक प्रश्न पूछा गया था 2018 में कि नीली क्रांति को परिभाषित करते हुए भारत में मत्स्य पालन की समस्याओं और रणनीतियों को समझाइए, ठीक है। तो ये इस तरीके का प्रश्न बनता है इन सभी चीजों से, तो इसलिए मेंस के दृष्टि से और प्रीलिम्स के भी दृष्टि से हम लोग को याद रखना जरूरी है। अब आपको एक मेंस का यहाँ पे मैं अभी प्रश्न दे रहा हूँ, आपको उसको मेंस के लिए आंसर राइटिंग करना है और ग्रुप में भेजना है। आप लोग भेज नहीं रहे हैं, आप लोग भेजिए उसको, ठीक है। आपको अब जो भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग प्रॉब्लम बताइए, डिस्कस कीजिए, लेकिन आप लोग अपना काम अच्छे से कीजिए, ठीक है। वो ग्रुप उसी की चीज के लिए बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न है, तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम 2005 से किस प्रकार भिन्न है, और यह तटीय जल कृषि को विकास करने में किस प्रकार मदद कर सकता है। 250 शब्दों में लिखना है आपको उत्तर, ठीक है। तो इसका आप उत्तर देंगे। चलिए अब अगले पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। संत रविदास, ठीक है, ये भी चर्चे में है, क्योंकि ये उत्तर और मध्य भारत में अनुसूचित जाति, ये है ना, उनके द्वारा जो पूजे जाने वाले ये मतलब एक संत रविदास को यदि आप लोग भी जान रहे होंगे तो एक प्रमुख व्यक्तित्व है ये। और आप अगर सिलेबस में देखे होंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखता है प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है, उनके कार्य, उनकी विशेषताएं से संबंधित चीजें, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित भी चीजें वहां पे आपको दिखती हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इनके बारे में, ठीक है। तो 14वीं सदी के कवि और समाज सुधारक संत रविदास को समर्पित एक मंदिर की आधारशिला भी यहाँ पे रखा गया। कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश के सागर में, ठीक है। लगभग 100 करोड़ की यहाँ पे लागत से इसका निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये चर्चे में है, तो इनके बारे में हम लोग को थोड़ा सा बेसिक चीजें पढ़ना जरूरी है, ठीक है। चलिए इनके बारे में कुछ बेसिक चीजें पढ़ते हैं। तो ये रविदास या रैदास इनको
कहा जाता है। ठीक है, भक्ति आंदोलन के एक भारतीय रहस्यवादी कवि संत और 15वीं से 16वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान ये एक यहाँ पे रविदासिया धर्म के संस्थापक भी थे। ठीक है, जितने पॉइंट है सबको ध्यान रखिएगा। और उन्हें जो है ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के आधुनिक क्षेत्रों में एक गुरु यानी शिक्षक के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। ठीक है, और ये एक जो कवि, समाज सुधारक, आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे। इनका जन्म देखिए, जन्म वगैरह थोड़ा सा इसमें क्या विवादित चीजें जो रहती हैं वहां से प्रश्न नहीं बनता, लेकिन इनके व्यक्तित्व से, जैसे समाज सुधारक, आध्यात्मिक कवि भी थे, तो इस तरीके की चीजों से प्रश्न बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि इनका जन्म जो है वाराणसी में अछूत चमड़े का काम करने वाली चमार जाति में हुआ था। तो इस तरीके की बातें की जाती हैं, लेकिन कौन देखिए सब चीजों में थोड़ा सा विवादित चीजें रहती हैं, विवाद रहता है, तो इन सभी चीजों को नॉर्मली पढ़ सकते हैं, याद रखेंगे तो भी चलेगा, नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनके कुछ खास चीजों को ध्यान रखना है, खास करके सबसे ज्यादा व्यक्तित्व को। ठीक है, व्यक्तित्व, उनके कार्य, ठीक है, जैसे ये क्षेत्र हो गए, ठीक है, जैसे ये रविदासिया धर्म के संस्थापक हो गए, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, और ये जो है ये निराकार ईश्वर की पूजा को महत्व देते थे। तो यहाँ पे निराकार, आप लोग अगर पढ़े होंगे, कई लोग हिंदी साहित्य से होंगे, या फिर लगभग ये 10वीं 12वीं के हिंदी में भी आप लोगों को ये सब चीजें मिलता है। निर्गुण भक्ति धारा, ठीक है, सगुण भक्ति धारा, तो आप लोग को जानकारी होगा। उसके बाद से यहाँ पे रविदास के भक्तिपूर्ण छंदों को सिख धर्म ग्रंथों में भी शामिल किया गया था, जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद से देखिए, हिंदू धर्म के भीतर ये दादूपंथी परंपरा के पंचवाणी पाठ में रविदास की कई कविताएं इसमें शामिल हैं, और इन्होंने जाति, लिंग के सामाजिक विभाजन को दूर करना भी सिखाया, और व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वतंत्रता की खोज में एकता को भी इन्होंने बढ़ावा दिया। कबीर के साथ साथ भगत रामानंद के सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का पॉइंट पूछा जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ खास बातें हो गई। अब हम लोग देखेंगे MRI स्कैनर में हीलियम। सबसे पहले तो यहाँ पे इसका मेन बात ये है कि MRI जो स्कैनर है वो भारत के द्वारा भी, यानी कि मेड इन इंडिया, मतलब हम लोग जिसको कहते हैं कई सारे ऐसी चीजें, तो भारत के द्वारा यहाँ पे खुद एक निर्माण किया गया है MRI स्कैनर, तो इसलिए भी यहाँ पे चर्चे में है। ठीक है, आप लोग बहुत सारा एक्सरे मशीन वगैरह ये सब देखते हैं ना, तो ये सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी का होता है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा एक परफेक्ट, यहाँ पे परफेक्ट मतलब काम करता है, अगर हम लोग कहें तो परफेक्टली मशीन है। और इसमें बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनको ये एक डीप रूप में बहुत ही परफेक्टली क्लियर तरीके से, मतलब यहाँ से अगर हम लोग इसमें स्कैनर का यूज करते हैं तो बहुत क्लियर हम लोग को समझ में आता है कि कौन सी बीमारियां हैं, कहाँ पे है, कैसे, सारी चीजें हम लोग को बहुत अच्छे से पता चलता है। ठीक है, तो ये MRI है, इसका मतलब ये फुल फॉर्म है इसमें कि मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में MRI स्कैनर भी कहते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। MRI स्कैनर की एक नई श्रेणी को तरल हीलियम पर निर्भरता से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब भारत के द्वारा यहाँ पे एक नया, यहाँ पे इस तरीके का स्कैनर डिजाइन किया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं हीलियम का निर्भरता उससे कम होगा, मतलब हीलियम का जो है उपयोग कम होगा, क्योंकि हीलियम एक जो है एक ये मतलब थोड़ा सा अभी के दृष्टि से एक संकटपूर्ण स्थिति में है। हीलियम जो है हम लोगों के पास भी बहुत कम है और हम लोग इस पे निर्भर भी हैं। ठीक है, तो ये सब चीजों से मैं बताऊंगा, हीलियम के बारे में भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट यहाँ पे हीलियम हो गया है। ठीक है, तो हीलियम क्यों यूज किया जाता है मैं उसको भी बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबको हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं इसमें।
तो हीलियम पर निर्भरता से बचने के लिए इसको डिजाइन किया गया है और स्कैनर के मैग्नेट को ये तेजी से ठंडा करने के लिए बहुत सस्ता और अधिक प्रचुर मात्रा में तरल नाइट्रोजन का उपयोग किया जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए यहाँ से मेन ये चर्चे में कुछ कुछ खास चीज़ों के कारण से, सबसे पहला तो ये मेड इन इंडिया अब इसको बनाया गया है और बनाने की प्रक्रिया में अब यहाँ पे एक ये मान लीजिए कि एक ईंधन के रूप में हम लोग इसको मानते हैं, अपने भाषा में ईंधन के रूप में मानते हैं इसको, हीलियम को। ईंधन थोड़ा सा अलग हो जाएगा मान लीजिए तो भी। अब यहाँ पे जो हीलियम जो है वो क्या करता है, वो इसमें एक हाई प्रकृति का मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो चुंबकीय जो एक प्रभाव रहता है ना, उस चुंबकीय प्रभाव इसमें बहुत ज़्यादा रहता है हमारे स्कैनर में। आपको अगर अगर आप लोगों ने देखा होगा कई बार, तो उसमें देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, किसी भी व्यक्ति को जब इसमें चेक करने के लिए अंदर डालते हैं तो व्यक्ति के अंतर्गत किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा यहाँ पे जैसे रिंग वगैरह पहने हैं तो किसी प्रकार का इस तरीके से लोहे वगैरह का कुछ भी ऐसा सामान जो है रखने नहीं देते, अच्छे से चेक करते हैं, सभी चीज़ों को उतार करके उसके बाद से चेक करने के लिए यहाँ पे भेजते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाईली तरीके से मैग्नेटिक यहाँ पे ऊर्जा इसके अंतर्गत रहती है। ठीक है, मतलब एक मैग्नेटिक जो एक यहाँ पे मशीन से अलग से लगे रहते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। तो वो जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे, उसको कहीं ना कहीं ये जो हीलियम है वो ठंडा रखने का काम करता है। ठीक है, तो अब ये ठंडा रखने के लिए अब हीलियम का हम लोग यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं लगातार, और हीलियम जो है अभी हम लोग में अभी बहुत कम है, ये जो हीलियम है ये। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक संकटपूर्ण है। और जो एमआरआई स्कैनर है ये काफ़ी महंगा भी है, लगभग सामान्य लोग जो है, देश के सामान्य लोग इसको नॉर्मली बहुत ही डिफिकल्ट समय में ही इसका यूज कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। नॉर्मली स्कैनर वगैरह जो एक्सरे वगैरह से काम चला लेते हैं, लेकिन ये जो है काफ़ी महंगा होता है इसमें चेक करवाना। ठीक है, तो जो हीलियम है, तो यहाँ पे हीलियम का हम लोग थोड़ा सा बात करें तो हीलियम में क्या हो रहा है कि ये ठंडा रखने का काम कर रहा है पूरे इस मशीन को। ठीक है, अब ठंडा रखने से क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो एक मैं इससे पहले आपको पढ़ाया था सुपर कंडक्टर पढ़ाया था, आप लोग अगर ध्यान होगा तो इसमें भी सेम इसी तरीके का है। जो ऊर्जा जो एक जो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है और प्लस जो एक्सरे, इसमें भी ये भी नॉर्मल एक्सरे है, तो एक्सरे जो करती है यहाँ पे जो मशीन है, उस मशीन में जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगा है, तो वो हमारे शरीर में जितने भी मतलब जितना जल है, ठीक है, तो उसमें जितने भी अणु वगैरह है, जो समझा पा रहा हूँ उतने ही मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मली। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत हैवी चीज़ें हैं, तो जितना मैं समझा सकता हूँ अपने व्यवहारिक भाषा में मैं उतना समझा रहा हूँ आपको। तो इसमें क्या करता है कि ये लोग स्कैन करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो जो हीलियम जो मैं आपको बता रहा हूँ और जो मैं आपको एक सुपर कंडक्टर बताया, तो उसमें आप देखेंगे कि जो जितने कंडक्टर्स वगैरह रहते हैं, उसमें मैं आपको बताया था कि उनको जितना ठंडा रखेंगे ना, उतना उसमें ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एकदम फ्लो में होता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी वैसे ही है, इसमें भी एक फ्लो में उसको बनाए रखने के लिए उसको ठंडा भी रखना जरूरी रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग हीलियम का यूज करते थे, लेकिन अब हम लोगों ने भारत की खुद वैज्ञानिकों ने मिल करके यहाँ पे बनाया है, जिसमें हम लोग अब नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे। और हीलियम हम लोग को पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा पदार्थ है, ठीक है, तत्व है, तो हम लोग इसके हीलियम के बारे में ही पढ़ेंगे। इतना क्लियर हो गया जितना मैं आपको समझाना चाह रहा था। और ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना हीलियम, हीलियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जो एक मैग्नेट लगे रहता है उसको ठंडा करने का ये कार्य करता है, इस तरीके का प्रश्न बन सकता है। तो हीलियम के बारे में ये बात याद रखिएगा। और दूसरा बात ये रखिए कि हीलियम को यहाँ पे जो हीलियम है, अब हीलियम के जगह पे नाइट्रोजन का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें बेंगलुरु स्थित वोक्सेल ग्रिड्स, ठीक है, इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित पहला भारत निर्मित एमआरआई स्कैनर
अक्टूबर में, यहाँ पे अक्टूबर में मतलब इसका एक सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर मेडिकल साइंसेस और यहाँ पे बेंगलुरु में अपने पहले चिकित्सकीय के रूप में मान्य उत्पाद का अनावरण करने के लिए तैयार है। मतलब अब यहाँ पे इतना चीज समझ गए कि कौन किसके द्वारा बनाया गया, ये सब बातें। अब इसमें क्या है कि अक्टूबर में इसका एक शुरुआत करेंगे, इसका यूज करना, उसको चेक करना, ठीक है। मेन चीजें क्या याद रखेंगे, यहाँ से बनाया गया जो इन लोगों ने बनाया है, बेंगलुरु स्थित वोक्सेल ग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, एमआरआई ऊतकों की त्रिविमीय छवियां प्रदान करने वाला निश्चित यहाँ पे उपकरण है और नवजात ट्यूमर की चेतावनी के लिए सबसे अच्छा विकल्प भी है। कई भारतीयों के लिए अभी भी ये पहुंच से बाहर होता है ये, मतलब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा है ना। इसका अगर इसमें चेक करवाते हैं थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। और इसके एक विशेषता के रूप में इसको भी याद रखिएगा कि ये ऊतकों की त्रिविमीय छवियां भी प्रदान करता है। इस तरीके के पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न जो बनते हैं उसके लिए आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो ट्यूमर के बारे में बताया गया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको आप इससे चेक करते हैं, क्योंकि ये पूरा शारीरिक चीज़ों को, हर चीज़ों को अच्छे से स्कैन करता है और उसमें जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम हो उसको उस तरीके से वहाँ पे दिखाता है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें जो हो गया, जो मैं अपना बताने के लिए सोचा था और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें थी वो मैं आपको बता दिया हीलियम के बारे में। और इसमें आपको याद रखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे एक मैग्नेट होता है उस तरीके का, और प्लस हीलियम के जगह पे जो है अब नाइट्रोजन का उपयोग किया जाएगा, ये भी मैं आपको बता दिया। और फिर यहाँ पे त्रिविमीय छवियां प्रदान करने वाला एक निश्चित उपकरण है, इसको भी याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। साइंस एंड टेक से आप देखते हैं किस तरीके से प्रश्न पूछता है, थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। देखिए अब थोड़ा सा हीलियम के बारे में हम लोग समझते हैं, क्योंकि हीलियम के बारे में यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है इसके कारण से। तो जो हीलियम है ये एक रासायनिक तत्व है, ठीक है। और इसका जो एक यहाँ पे सिंबल, अगर आप लोग ये सब चीज़ें जान रहे हैं लगभग नॉर्मली, तो इसको He से यहाँ पे दर्शाया जाता है और परमाणु क्रमांक है इसका 2, ठीक है। और ये एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, नॉन टॉक्सिक, अक्रिय और एकल परमाणविक नोबल गैस है, जो कि आवर्त सारणी में ये नोबल गैस समूह में ये प्रथम गैस है, ठीक है। और इसका क्वथनांक सभी तत्वों में सबसे कम होता है, याद रखिएगा, सबसे कम होता है इसका क्वथनांक, ठीक है। गलनांक, क्वथनांक आप जान रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा सभी को। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हवाना सिंड्रोम, काफ़ी लगातार न्यूज़ में था, तो मैं सोचा कि इसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि अब ये क्या थोड़ा वर्ल्ड लेवल पे भी है, कि वर्ल्ड लेवल पे भी इसमें जैसे देखिए यहाँ पे है अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो, ये लोगों ने भी कहीं ना कहीं अब इस पे थोड़ा सा काम करना शुरू कर दिया है। इसको एक तरीके से इसका निपटारा करने का सोच रहे हैं, इसका बेहतर इलाज वगैरह के लिए भी यहाँ पे सोच रहे हैं। हुआ क्या था, देखिए अभी न्यूज़ में है ये तो अब समझ गए, ठीक है। अब इसमें और कुछ तो बातें नहीं है। इन्हीं के कारण से अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो ने कहा है कि हवाना सिंड्रोम के मुद्दे से निपटना सर्वोच्च प्राथमिकता है और वह इसके कारण की जांच करती रहेगी और कर्मचारियों की यहाँ पे सुरक्षा कैसे की जाएगी उसका जांच ये लोग करेंगे। तो ये सब चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका पीछे बैकग्राउंड का क्या है, तो 2016 के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राजनयिकों और उनके अनेक कर्मचारियों में हवाना क्यूबा में रहने के दौरान कुछ सामान्य लक्षणों की यहाँ पे सूचना दी गई थी, ठीक है। इसमें क्या होता था कि जैसे उन्हें कुछ अजीब शारीरिक संवेदनाएं महसूस हुई और अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी, ठीक है, जिसके बाद वे यहाँ पे बीमार महसूस करने लगे। तो ये सब बातें होती हैं इसमें। हवाना सिंड्रोम के मेन लक्षण यहाँ पे आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर में भी ये था इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या क्या लक्षण है। तो एक या दोनों कानों में यहाँ पे दर्द होता है, ये अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है माइंड में, ठीक है।
और यहाँ पे कुछ भी सुनाई नहीं देता या फिर कम सुनाई देता है, और हर चीज़ यहाँ पे जल्दी भूल जाना, चक्कर आना, जी मिचलाना, उल्टी, ठीक है, धुंधला दिखाई देना। तो ये सब कुछ इसके लक्षण है, याद रखिएगा। ठीक है, अब कुछ और बातें आप यहाँ पे देख सकते हैं। लगभग मैं आपको जो बताया वही सब चीजें यहाँ भी है जो हम लोग इसमें देख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और है कि 2020 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस, ठीक है, ये क्या है कि यूएस की एक रिपोर्ट में जो है ये निर्देशित ये लोग करते हैं कि माइक्रोवेव विकिरण जो है वो हवाना सिंड्रोम को यहाँ पे संभावित कारण में बता रहे हैं लोग। मतलब ये माइक्रोवेव विकिरण जो है ना, ये कहीं ना कहीं ये हवाना सिंड्रोम जो है इसको प्रभावित कर रही है, कहीं ना कहीं इसके कारण से हो रहा है, ऐसा अनुमान लगाए थे। अभी इस पे रिसर्च चल रहा है, बहुत सारी बातें इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बस इतना ही जानना है, जितना जान रहे हैं हम लोग उतना ही, जितना हो जानना चाहिए नॉर्मली उतना हम लोग जान रहे हैं इसमें। ठीक है, तो माइक्रोवेव विकिरण को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको भी एक वजह माना जा रहा है, और ये एक माइक्रोवेव विकिरण जो है ना एक हथियार के रूप में भी यूज किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से भी इसमें चीजें देखने को मिली है। माइक्रोवेव, सब पहले तो माइक्रोवेव विकिरण क्या है, तो माइक्रोवेव आपको समझ में आ रहा है, एकदम तीक्ष्ण और मतलब सूक्ष्म जो ध्वनि होती है उस प्रकार की इसको माइक्रोवेव उसी को कहते हैं। ठीक है, तो वो जो माइक्रोवेव होता है उसके मतलब उसी को एक हथियार के रूप में अब वो लोग किस तरीके से करते होंगे कि जो कर्मचारी वगैरह हैं इनको जो है मतलब माइंड में प्रॉब्लम होता है धीरे धीरे सबसे पहले, फिर वही गंभीर सिर दर्द, थकान, चक्कर आना, नींद की समस्या, ठीक है, कान में दर्द होना, ठीक है, आवाज वगैरह जो ये सब साउंड वगैरह है ना, तो ये सब चीजें जो है धीरे धीरे उनके अंतर्गत अंदर लक्षण आने लगते हैं। तो माइक्रोवेव विकिरण को मेन वजह यहाँ पे एक तरीके से अभी तक माना जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ कुछ जो बातें थी, लक्षण और एक माइक्रोवेव विकिरण, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। उसके बाद से आता है मॉनिटर छिपकली। ठीक है, तो ये भी अभी चर्चे में है क्योंकि कुछ लोग जो है यहाँ पे महाराष्ट्र में पुणे थाने में जो है वो लोग मतलब ये इसको बचाए थे, कहीं से आ गया था तो उसको फिर हम लोग यहाँ पे न्यूज में भी आ गया। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। सब चित्र वगैरह आप देखते रहना, आप लोग चित्र वगैरह मैं इसलिए लेकर के आता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, तो ये जो है ना ये मॉनिटर छिपकली जो है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये वर्निडे परिवार से संबंधित है और ये जो सरीसृप है होते हैं उनके ये समूह में आते हैं। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब चीजों से पॉइंट टू पॉइंट इस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं। और ये जो है ये इनके लंबे शरीर, शक्तिशाली अंगों और अच्छी तरह से विकसित पूंछ के साथ अपनी विशिष्ट उपस्थिति के लिए जाने जाते हैं और इन्हें सभी छिपकलियों और सामान्य तौर पर सबसे बुद्धिमान सरीसृपों में से एक, सबसे बुद्धिमान मतलब ये लोग को माना जाता है। मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के ये लोग मूल निवासी हैं, लेकिन भारत में भी इनका घर है। कौन कौन से लोगों का है, तो 4 ऐसे ऐसे मॉनिटर छिपकलियां हैं जिसमें कि एक है बंगाल मॉनिटर, फिर है एशियन वाटर मॉनिटर, फिर है येलो मॉनिटर, फिर है डेजर्ट मॉनिटर। ठीक है, तो ये लोग जो 4 यहाँ पे इनकी मॉनिटर छिपकलियां हैं इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए इनके बारे में कुछ और खास खास बातें हैं, जैसे कि इनके यहाँ पे जो है इनके पास बड़े पंजे, शक्तिशाली पूंछ, लंबी गर्दन, अच्छी तरह से विकसित पैर। ठीक है, और वे शिकार की खोज में तेजी से और शक्तिशाली ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। अधिकांश मॉनिटर छिपकलियां जो है स्थलीय और बड़े पैमाने पर मांसाहारी होती हैं। ठीक है, वे जो है पलके नहीं झपकाते और उनकी दृष्टि बहुत अच्छी होती है। इनके पास कांटेदार जीभ होती है जिसका उपयोग ये सूंघने के लिए करते हैं। और इनका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में अनुसूची 1 में रखा गया है। तो देखिए अनुसूची 1 में रखा गया मतलब काफी क्रिटिकल है और कहीं ना कहीं इसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन भी मिल रहा है ना। तो आपको अनुसूचियां वगैरह पढ़ाया था मैं सारी चीजें, तो आपको याद होगा।
तो इनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है। ये खास करके ये सब पॉइंट जो है याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग इसी में देखते हैं, एक है कोमोडो ड्रैगन। ठीक है, कोमोडो ड्रैगन जो है ये एक प्रकार का मॉनिटर छिपकली है। देखिए इस प्रकार का दिखता है ये, और इसका वैज्ञानिक नाम है यहाँ पे वरानस कोमोडो एनियंस। यह मॉनिटर छिपकली की सबसे बड़ी प्रजाति है। खास खास विशेषताएं ध्यान रखिए। और यह 10 फीट तक लंबी और 300 पाउंड वजन तक बढ़ सकती है। इन्हें आमतौर पर मॉनिटर छिपकलियों की सबसे खतरनाक प्रजाति के रूप में भी जाना जाता है। कोमोडो ड्रैगन की त्वचा भी अन्य मॉनिटरों की तुलना में भी असामान्य होती है, और इसकी जो पूरी त्वचा में ऑस्ट्रियोडर्म नामक यहाँ पे छोटी हड्डियां होती हैं, जो शिकारियों के खिलाफ उनकी कठोरता को भी बढ़ाती हैं। तो ये ऑस्ट्रियोडर्म जो है ये एक प्रकार से हड्डियों का एक समूह है। ठीक है, हड्डियों का एक समूह होता है, तो उसी को यहाँ पे बोला जा रहा है। ये हो गया। अब यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल है, बस लास्ट टॉपिक है। उसके बाद आप लोग अपने हिसाब से आपको जो भी आज दिन भर करना है वो आप कर सकते हैं। तो इनकम से हम आप लास्ट तक पढ़ लिए। ठीक है, पढ़ लिए हो ना, तो कमेंट कर लेना, और सभी लोग यहाँ पे आप लोग भी कमेंट कीजिए। आज स्वतंत्रता दिवस है, तो उस हिसाब से आप लोग अपना कमेंट कर सकते हैं। लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक और कमेंट करना है आज। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे डाइक्रायोसॉरिस डायनासोर। ठीक है, अब इसके बारे में क्या है कि हाल ही में जो है यहाँ पे आईआईटी रुड़की और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने जैसलमेर, याद रखिएगा, जैसलमेर में क्रायोसॉरिस डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों की खोज की है। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया। ये इस तरीके का दिखता है। देखिए इसके बारे में कुछ खास खास बातें। तो यह लंबी गर्दन वाली है ना, और पौधे खाने वाली डायनासोर प्रजाति है। ये अवशेष जो है 167 मिलियन वर्ष पुराने हैं और एक नई प्रजाति के हैं ये। ठीक है, जो अब तक वैज्ञानिकों के लिए अज्ञात है, और ये हमारे राजस्थान के जैसलमेर में मिला है। तो कहीं ना कहीं और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। वैज्ञानिकों के अनुसार डाइक्रायोसॉरिस डायनासोर के जीवाश्म पहले भी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, चीन में पाए गए हैं, लेकिन भारत में ऐसे जीवाश्म की जानकारी नहीं थी। तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इसीलिए जिन चट्टानों में जीवाश्म पाए गए वे लगभग 167 मिलियन वर्ष पुराने हैं, जो इस नए भारतीय सौरोपॉड को न केवल सबसे पुराने ज्ञात डाइक्रायोसॉरिड बनाता है, बल्कि विश्व स्तर पर सबसे पुराना डिप्लोडोकोइड भी बनाता है। अब ये डिप्लोडोकोइड क्या है थोड़ा देख लेना आप लोग। ये सब चीज़ों को मैं नहीं देख पाया हूँ। देखिए जो चीज़ नहीं देख पाया आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ। कोई भी आदमी हर चीज़ को नहीं बता सकता है। ठीक है, हालांकि मैं उन सभी चीज़ को देख करके भी आपको बता सकता था, लेकिन मैं नहीं बताया हूँ क्योंकि इन सब का वर्ड तो एक जल्दी से उच्चारण नहीं होता है। और ये सब चीज़ें देखिए थोड़ा सा ये बीच बीच में इस तरीके का जो चीज़ आ रहा है, तो उसको थोड़ा बहुत एक बार आपको देखना है, उतना आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे फिर टॉपिक थोड़ा सा बिखर जाता है। जो इंपॉर्टेंट रहते हैं मैं उनको बताता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने आज लगभग पूरा ये कंप्लीट देख लिया। ठीक है, तो अब आप लोगों ने अच्छे से आप लोग भी देख लिए होंगे, सारी चीज़ों को पढ़ लिया आपने अभी तक। तो अब आप अपना जो आज का जो आज़ादी का पर्व है आप लोग बहुत अच्छे से मनाइए, खुशी से मनाइए। आप सभी लोग अच्छे से एंजॉय करें। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं हैं, और एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।